क्या है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बारे में देखो तो न्यूक्लियस जो होता है उसको ब्रेन बोलते हैं, है ना। इसका ब्रेन बोलते हैं कोशिका का। ठीक, क्यों ब्रेन बोलते हैं? क्योंकि यही जो है पूरे शरीर में जितनी भी सेल के अंदर प्रोसेस चलती है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवर है उसको किसने किया था? सबसे पहले तो इसका को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कब खोजा था? 1831 में खोजा था इसको। और इस न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग रूम ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब कंट्रोल करने वाला एक नियंत्रण रूम होता है ना, वैसे ये भी एक नियंत्रण रूम है किसका? कोशिका का। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, उसको चलता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फिर क्या बोलते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ये देखो इस डायग्राम को देखो, ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, बाहरी मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आंतरिक मेम्ब्रेन, है ना। तो इन्हीं दोनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है ना, इसीलिए क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट किसमें किसमें होता है? वैसे तो पूरे हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, है ना, तो ह्यूमंस के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाकी सभी जगह न्यूक्लियस पाया जाएगा, बस आरबीसी को छोड़ के। ठीक है, स्टार्टिंग में पाया जाता है, जब आरबीसी शुरू में बनता है ना, तो उस समय उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है ना, तो उसका न्यूक्लियस जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेनलेस सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेनलेस सेल, क्योंकि सेल का दिमाग कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोले, ब्रेन ऑफ सेल। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, ब्रेनलेस सेल। ठीक है, मतलब इसके पास दिमाग नहीं होता आरबीसी के पास। ठीक है, चलो अब प्लांट में देखते हैं, ये तो एनिमल की बात हो गई। प्लांट में देखते हैं, प्लांट में जो फ्लोएम होता है ना, जाइलम और फ्लोएम, जो क्या करता है, वाटर कंडक्शन करेगा, जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। तो फ्लोएम का जो सीव ट्यूब होता है ना, उस सीव ट्यूब में न्यूक्लियस जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो प्लांट और एनिमल में देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसकी संरचना में हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती है। अगर एक न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसकी संरचना में हमको क्या दिखती है, सबसे बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखती है, एक झिल्ली दिखाई दे रही है जो दोहरी झिल्ली है ना। फिर उसके अंदर द्रव भरा रहता है, ये द्रव है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और क्रोमैटिन थ्रेड ये धागे के जैसे तुमको दिखाई दे रही है ना, जाल जैसी संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रक के अंदर भी एक क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर गोलाकार रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। पहले इसको देखेंगे, इसकी संरचना में, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये दिखाई दे रही है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना, ये दोनों। ठीक, फिर देखो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कैरियोथिका। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, पोर्स पाए जाते हैं। देखो न्यूक्लियस के ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच बीच में ये छेद दिखाई दे रही है ना, ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, अंदर की चीजें बाहर आ जा सकती है, इससे बाहर की चीजें जो है अंदर आ सकती है। ठीक है, ठीक, और इसमें जैसे आरएनए राइबोसोम बनता है अंदर, है ना, तो राइबोसोम बनता है, तो राइबोसोम इसी पोर्ट से निकल के क्या होता है, बाहर आता है ना। फिर देखो
न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब बात कर रहा है केंद्रक द्रव की, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है वो कैसा है? तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी होगा। सेमी लिक्विड होते हैं, अर्ध तरल, ठीक है। क्या होगा? अर्ध तरल होगा। ग्रेनुलर फ्लूइड होगा, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? दाने प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ग्रेनुलर फ्लूइड है, ठीक है। और देखो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि केंद्रक में पाया जा रहा है इसलिए कैरियोलिम्ब होता है। कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है, और लिम्ब का मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है, द्रव होता है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्ब बोलते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? तो इसमें होता है प्रोटीन, एंजाइम, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर आता है क्रोमैटिन नेट, ठीक है। क्रोमैटिन जाल भी बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन जाल, ठीक है। अब एक क्रोमैटिन जाल जो है, क्रोमैटिन नेट के अंदर ना धागे जैसी संरचना पड़ी रहती है। ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, एक दूसरे के ऊपर उलझी हुई है ना, ये पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन थ्रेड में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना। दो प्रकार के प्रोटीन इसमें होते हैं। फिर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला बड़ा भाग होता है, केंद्रिका, ठीक है। इस केंद्रिक, ये जो केंद्रिका है किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। और आरएनए बनने का काम जो है ना इसी केंद्रिका के अंदर होता है। और इसी केंद्रिका से निकल के ये केंद्रक से बाहर चला जाता है और वहां जाके क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देखो एक चीज और है, ये केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है, इस झिल्ली के ऊपर देखो दाने जैसे संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये दाने जैसा संरचना क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण झिल्ली के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस झिल्ली के। तो न्यूक्लियस झिल्ली के अंदर राइबोसोम, ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए खुरदुरी नजर आती है, ठीक है। ये क्या है? क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये क्या है? कैरियोलिम्ब है, कैरियोलिम्ब है, ठीक है। कैरियोलिम्ब मतलब वही न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको कैरियोलिम्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको कैरियोथिका बोलते हैं, किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। और क्या था? देखो एक और स्ट्रक्चर इसमें से निकलती हुई दिखाई देती है, कैसे पता है? यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो झिल्ली होती है ना, वही एक्सटेंड करती है, और एक्सटेंशन होके इसके क्या बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी बनाती है, ठीक है। फिर यही जो राइबोसोम जो है इसके ऊपर भी लग जाता है, इसके झिल्ली के ऊपर, तो इसके ऊपर लग जाता है। तो जिसके इसके दो पार्ट होते हैं, जिसके ऊपर लग जाता है राइबोसोम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती कहाँ से है? ये न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंड होकर क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जस्ट इसके नीचे क्या रहेगा? ऐसे गोल्गी बॉडी रहेगा। सेम इसमें भी यही, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? एक न्यूक्लियस में इतनी सारी संरचना हमको देखने को मिलती है। अब देखो हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है और यूक्रोमैटिन क्या होता है? तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? देखो हेट्रोक्रोमैटिन रंगने पे इसको ना गाढ़ा कलर देता है, गाढ़ा रंग देता है, ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होती है ना, ये जो क्रोमैटिन है वो हाईली कंडेंस हो जाती है,
तो हाईली कंडेंसर मतलब अधिक ज्यादा संघनित हो जाती है, इसी संघनित होने को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। किसके संघनित होने के? ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, क्रोमैटिन जाल है, इसके ज्यादा जब संघनित हो जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। तो देखो यहाँ पर देखो गाढ़े कलर का दिखाई दे रहा है, ये गाढ़े जहां जहां पर गाढ़े कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें वो क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, और इसके जो डीएनए और आरएनए होता है ना इसमें, तो इस डीएनए और आरएनए का क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, यूक्रोमैटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमैटिन में क्या होता है कि इसके जो क्रोमैटिन होते हैं, धागे होते हैं, वो कम कंडेंस होते हैं, कम संघनित होता है। ठीक है, और इसके जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसको डाई करने पे, रंगने पे क्या होगा? हल्का कलर देता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो गाढ़ा कलर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी चीजें जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक।